एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। ये 2024 में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अब जो बुक वाला पार्ट आया है उसमें काफ़ी पार्ट जो है पहले वाला जो है वो रिमूव कर दिया गया, हम कह सकते हैं कट कर दिया गया है। ठीक है, तो नए पार्ट से हम ये बना रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं नई बुक से हम बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। भाई 18th सेंचुरी में किस तरीके से जो है राजनीति में जो कह सकते हैं बदलाव आए वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। कैसे नए नए राज्य विकसित हुए, पॉलिटिकल पावर्स किस तरीके से दूसरे हाथों में एक्सचेंज हो गई, वो सब हम देखेंगे। इफ़ यू लुक एट मैप 1 एंड मैप 2 क्लोजली, अगर आप मैप 1 और मैप 2 को बहुत ध्यान से देखते हैं तो यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग। तो आप ये देखेंगे कि भाई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हो रहा है पूरे सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी स्टार्ट होती है और आप ये देखेंगे कि फर्स्ट हाफ में ही जो 18th सेंचुरी का है बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगे थे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा पावर्स मुग़लों के हाथ में थी और धीरे धीरे मुग़लों के हाथों से पावर निकल के कभी सिखों के हाथ में गई, तो कभी मराठाओं के हाथ में गई, कभी जाटों के हाथ में गई, फाइनली वो ब्रिटिश के हाथ में भी चली ही गई थी। तो ये सब बदलाव हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और हम देखेंगे, नोटिस करेंगे हाउ द बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो मुगल एम्पायर की बाउंड्रीज थी वो रीशेप होने लगी। रीशेप क्यों होने लगी? उनकी बाउंड्रीज छोटी होने लग गई थी, उनके इलाके कम होने लग गए थे और जो इमरजेंस था वो न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम्स का होने लग गया था। नए नए जो किंगडम्स हैं वो बनने लग गए थे। बाय 1765 नोटिस करो हाउ अनदर पावर, बाय 1765 हाउ अनदर पावर, किस तरीके से एक दूसरी पावर जो थी ब्रिटिश की हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ द टेरिटरी। किस तरीके से बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है हड़प लिया था, ग्रैब कर लिया था, किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, व्हाट दीज मैप्स टेल अस, ये क्या कहते हैं, और याद रखना कि ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया वाला पार्ट ग्रैब किया था। व्हाट दीज मैप्स टेल अस, ये मैप हमें क्या बताते हैं? इज दैट पॉलिटिकल कंडीशंस इन द 18th सेंचुरी इंडिया चेंज हो चुकी थी, बहुत राजनीति बदल हो चुकी थी। पहले सब मुग़लों के हाथ में था और अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदलाव आ गया हैं। अपनी किताबों पर फिंगर रखिए और तब पढ़िए कि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पढ़ रहे हैं। इन 18th सेंचुरी इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली। अगर हम देखें तो भाई बहुत कुछ एकदम ऐसा हो रहा था कि मैप हमें बताते हैं कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी उस समय की 18th सेंचुरी की, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज होती जा रही थी विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब बड़े कम समय में मुग़लों के हाथ से सत्ता छिनती जा रही थी और नए नए जो हैं वो ग्रुप्स आते जा रहे थे। इन दिस चैप्टर वी विल रीड, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स, कि किस तरीके से नए राजनीतिक ग्रुप्स जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में आए ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। सारा हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में बदलाव हो रहे थे। होता है ये कि भाई इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 1707 में जब औरंगज़ेब मर जाते हैं तब किस तरीके से पावर जो है वो दूसरे लोगों के हाथ में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वही लास्ट पावरफुल था, किंग जो था। इसके बाद वाले तो सब बेकार आए थे। और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर बैटल ऑफ पानीपत तक के बारे में, मतलब 1761। ठीक है, यही हुई फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, इतना ही टाइम था ये, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, वापस पढ़ो। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स। इमर्जेंस होता है नए नए ग्रुप्स का आना सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। रफली 1707 जब कि औरंगज़ेब मरे थे टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक के बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं। अब प्रॉब्लम आती है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। तो पूरे साम्राज्य पर जो मुग़लों का था, जो लेटर मुगल्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा मंडराता है। बेसिकली उनके सामने संकट ही संकट आते चले जाते हैं। औरंगज़ेब अब मर चुके हैं, उसके बाद की सारी कहानियाँ। हुआ क्या? इन चैप्टर 4 में यू सॉ हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा कि किस तरीके से मुगल एम्पायर अपने सक्सेस की हाइट पर पहुँच गया। मतलब मुगल एम्पायर छाया हुआ था, बहुत सक्सेसफुल था एंड स्टार्टेड फेसिंग अ वेराइटी ऑफ क्राइसिस। लेकिन उसके बाद उसने वैरायटी ऑफ क्राइसिस यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू किया था टुवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के जब क्लोजिंग ईयर्स शुरू हुए तो इसने जो था बहुत ज़्यादा मुग़ल जो थे वो परेशान हो गए थे और उनके सामने बहुत सारे संकट आ रहे थे। संकट क्या आ रहे थे? दीज वर कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स।
अभी जो संकट आ रहे थे इनके बहुत सारे कारण थे। एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री। औरंगजेब जो थी उसकी मिलिट्री जो थी वो डिप्लीट होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। मिलिट्री पावर्स हम कह सकते हैं, एंड उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम हो रहे थे ऑफ हिज एम्पायर। क्यों कम हो रहे थे? बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर। एक बहुत लंबी वो लड़ाई लड़ रहा था दक्कन ज़िले में, और उस दक्कन इलाके में लड़ने की वजह से उसकी मिलिट्री की पावर भी कम होती चली जा रही थी, क्योंकि मिलिट्री मरती है जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो मिलिट्री की पावर कम हो रही है। दूसरा उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि पैसा लग जाता है जब युद्ध होता है, तो वो भी खत्म हो रहा था। दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे कि अंडर है सक्सीसर्स, जब उसके सक्सीसर्स आते हैं औरंगजेब के, उसके बेटे पोते वगैरह, द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन हो जाती है। यानी देखो, एफिशिएंसी होती है काबिलियत, काबिलियत ब्रोक डाउन हुई, कम हुई। किस चीज़ की काबिलियत? इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी साम्राज्य के प्रशासन को संभालना, कैसे साम्राज्य को संभालना है, कैसे उस पर शासन करना है, वो एफिशिएंट थे ही नहीं, वही चीज़ ब्रोक डाउन हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे आप, इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल्स। आगे आने वाले मुगलों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स। वो पावरफुल मनसबदार्स पर चेक नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है। अब राजा लोग कैसे मनसबदारों को कंट्रोल करे, समझ नहीं पा रहे थे, वो उनसे हो ही नहीं रहा था। एक और पॉइंट आप बनाएंगे कि नॉबल्स जो कि अपॉइंटेड किए गए थे एज गवर्नर्स, उन्हें सूबेदार्स कहा जाता था, ऑफन कंट्रोल्ड द ऑफिसेज। वो अक्सर जो नॉबल्स थे जो कि गवर्नर्स के रूप में अपॉइंट हुए थे, वो रेवेन्यू ऑफिस को संभालते थे जहाँ पर टैक्स का पैसा आता था। दूसरा, वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे जहाँ पर आर्मी आती थी। अभी पैसा आपके हाथ में, आर्मी आपके हाथ में, और क्या चाहिए? सारी पावर तो आपके हाथ में ही आ गई, तो राजाओं की क्यों सुनना? अब आपको पूछा जाएगा, रेवेन्यू के लिए दीवानी वर्ड यूज़ होता था उस समय, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फौजदारी, मिलिट्री मतलब फौज, मिलिट्री के लिए फौजदारी वर्ड का यूज़ होता था। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब दोनों ही पावर इन नॉबल्स, इन गवर्नर्स के हाथ में आ गई थी, एंड दिस गिव देम एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स। और इसकी वजह से इन लोगों के हाथ में आ गई थी राजनीतिक शक्तियाँ, क्योंकि पावर है, पैसा है, मिलिट्री है, तो पॉलिटिकल पावर्स तो आई गई हैं। इकोनॉमिक पावर, पैसे की पावर आ गई है। मिलिट्री पावर्स, क्योंकि दीवानी फौजदारी दोनों ही इन पर है। अब ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर, इनके हाथ में सारी पावर आ गई। जो नॉबल्स थे, गवर्नर बनाए गए, उनके हाथ में ही पावर आ गई। अब एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कैपिटल डिक्लाइन हो गया। अब नॉबल्स क्या करते थे? ये जो गवर्नर बने थे, ये जो गवर्नर्स थे, ये अपने हाथ से पैसा देते ही नहीं थे आगे राजा को। टैक्स का पैसा इन्हें इकट्ठा करके राजा को देना था, ये दे ही नहीं रहे थे। तो जो पीरियोडिक रिमिशन हो रहा था, एक तरीके से पीरियोडिक पैसा जो पहुंच रहा था राजा के महल तक, वो कैपिटल रेवेन्यू का जो पैसा था, मेन राजा के पास रेवेन्यू का पैसा आना था, राजा कोई नौकरी करने तो जाता नहीं था, वो पैसा ही राजा के पास नहीं पहुंच पा रहा था, तो राजा का तो हास होना ही था। अब उसकी पावर और डिक्लाइन होती चली गई। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स ये आई कि पीजेंट्स एंड जमींदारी रिबेलियंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू देयर प्रॉब्लम्स। मुगल परेशान चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे और ज़मींदार, इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया इन लोगों के लिए, मुगलों के खिलाफ। क्यों विद्रोह कर दिया था? पहली बात समझो कि कहाँ किया था, नॉर्थ पार्ट में और वेस्ट पार्ट में इंडिया के। अब दीज रिवॉल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय प्रेशर्स ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। कई बार ये रिवॉल्ट इसलिए हुए थे, भाई रिवॉल्ट तो हो रहे थे, और कई बार ये टैक्स, क्योंकि ये बढ़ा रहे थे मुगल इन लोगों के ऊपर टैक्स, तो भाई क्या हो रहा था कि ये लोग विद्रोह कर रहे थे। देखो, किसान डायरेक्ट टैक्स देता था ज़मींदारों को, और ज़मींदार वो टैक्स का पैसा आगे देता था। अब पीजेंट्स और ज़मींदार दोनों ही विद्रोह करने लगे मुगलों के खिलाफ। उन्होंने बोला टैक्स बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। समटाइम्स ये रीज़न होता था, हम ऑलवेज नहीं लिखा हुआ है, समटाइम्स लिखा हुआ है। एट अदर टाइम्स, कई बार क्या हुआ, देयर वर अटैम्प्ट्स बाय पावरफुल चीफ्टेंस। कुछ अटैम्प्ट्स होने लगे पावरफुल चीफ्टेंस, जो सरदार होते थे ना, कबीले होते थे, सरदार होते थे, वो अपनी पावर को ही कंसोलिडेट करने लगे, अपनी पोजीशन को, मतलब कंसोलिडेट करना होता है, मतलब एक तरीके से अपनी पावर को मजबूत बनाना। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। अब देखो, ऐसा नहीं था कि केवल इसी टाइम ऐसा हो रहा था कि मुगल अथॉरिटीज़ जो थी वो चैलेंज दे रही थी, मतलब या फिर उनके सामने प्रॉब्लम इस तरह की, विद्रोह की प्रॉब्लम पहली बार आई थी। लेकिन पहले जो नहीं हुआ था वो अब क्या हुआ, बट दीज ग्रुप्स वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब उनका जो टैक्स का पैसा, जो उनका इकोनॉमिक रिसोर्स है, उसी पर अगर ये लोग कब्जा करने लग गए अब, तो राजा क्या करे? पैसा की नहीं होगा तो पैसे के बिना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बना तो हार्ड मास का शरीर है, पैसे की तो पावर है सारी की सारी। तो इस बार जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वही इन लोगों ने सीज कर लिए थे, कंसोलिडेट करने के लिए अपनी पोजीशंस। तो समझ रहे हो ना कि जो पीजेंट्स और जो ज़मींदार थे
वो जो थे अब अपनी पावर को, जो लोकल चीफ्टेंस थे ये लोग सब अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, राजा तक पैसा नहीं पहुंच रहा था, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्योंकि सीज हो रहे थे राजा के, इसलिए उसकी पावर कम होती चली जा रही थी। द मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups। लाइन को ध्यान से समझो, जो मुगल एम्परर थे राजा अकबर नहीं औरंगजेब के बाद के, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम कैसे करें, वो बिल्कुल असमर्थ थे रोकने में। अनेबल टू असर्ट मतलब रोकने में असमर्थ, किस चीज़ को नहीं रोक पा रहे थे, ग्रेजुअल शिफ्टिंग हो रही थी, पॉलिटिकल पावर इनके हाथ से निकलकर जा रही थी प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास, प्रांत के गवर्नरों के पास, जो नॉबल्स इन्होंने अपॉइंट किए थे उनके हाथ में, या फिर लोकल चीफ्टेंस के हाथ में जा रही थी, या फिर अदर ग्रुप्स के हाथ में जा रही थी। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी मुगलों के हाथ से निकल रही थी, और किस किस के हाथ में जा रही थी, प्रोविंशियल मतलब उस प्रांत के, जैसे आज स्टेट होते हैं तब प्रांत होते थे, उस प्रांत के गवर्नर्स के हाथ में जा रही है, वहाँ के लोकल चीफ्टेंस के हाथ में जा रही है, अदर ग्रुप्स के हाथ में जा रही है। इनसे कुछ नहीं हो पा रहा था, अब क्या करा जाए। रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स, बेसिकली फसल तो बहुत उग रही है लेकिन राजाओं के हाथ में कुछ नहीं लग रहा था, राजाओं की तिजोरियां खाली थी। द फॉलोइंग इज अ कंटेम्प्रेरी राइटर्स अकाउंट। अब नीचे जो पढ़ेंगे आप, उस समय के एक लेखक के द्वारा लिखा गया वृत्तांत है बेसिकली कि फाइनेंशियल बैंक करप्सी हो रही है एम्पायर की, मतलब एक तरीके से राजा का जो खजाना है खाली हो रहा है, राजा बैंक करप्ट, दिवालिया हो रहा है। दिवालिया होने का मतलब ही यही होता है कि अब मेरे पास पैसा नहीं है। द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस, लाइन को ध्यान से समझो, बड़े बड़े जमींदार जो थे अब हेल्पलेस थे, अब आर इम्पावरिश्ड हो रहे थे, मतलब बिल्कुल निर्धन हो रहे थे, गरीब हो रहे थे। देयर पीजेंट्स रेज 2 क्रॉप्स अ ईयर, जमींदारों के जो किसान थे जो उनके अंडर में थे वो 2 फसल उगा रहे थे साल की। बट देयर लॉर्ड्स यानी कि जो जमींदार थे सी नथिंग ऑफ ईदर, उन्हें दोनों में से एक क्रॉप में से एक हिस्सा भी कुछ नहीं मिल रहा था। एंड देयर एजेंट्स, जो जमींदारों के एजेंट थे, ऑन द स्पॉट वो जाते तो थे वहाँ पर, लेकिन आर वर्चुअल प्रिजनर्स इन द पीजेंट्स हैंड। अब वो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कैदी होता है पीजेंट के हाथ में, वो बस वो ही बन के रह गए थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, जाते थे टैक्स लेने कोई देता ही नहीं था, वो वापस आ जाते थे, कुछ नहीं मिल रहा था। ग्रेट लॉर्ड्स को पहले ज़मींदारों को पैसा मिलता था और ज़मींदार उसमें से कुछ पैसा आगे देते थे टैक्स का, अब ज़मींदारों को कुछ नहीं मिल रहा है। अब कैसे प्रिजनर्स बन गए हैं, जैसे लाइक अ पीजेंट कैप्ट इन द क्रेडिटर्स हाउस अंटिल ही कैन पे हिज डेब्ट। होता क्या है, एक पीजेंट जब कर्जा लेता है किसी क्रेडिटर से तो वो उसके कर्जा देने वाले के हाथ की कठपुतली सी बनकर रह जाता है, वो जो बोलता है उसे करना पड़ता है क्योंकि उसने कर्जा लिया। लेकिन अभी उल्टा हो गया, अब जो ग्रेट लॉर्ड्स के आदमी हैं उनके जो एजेंट हैं वो कठपुतली से बने जा रहे हैं। सो कंप्लीट इज़ द कोलैप्स ऑफ ऑल ऑर्डर, पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, पूरा ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जो उस समय चल रहा था वो सारा के सारा व्यवस्था ही खराब हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन सारा खराब हुआ। दैट जो द पीजेंट रीप्स हार्वेस्ट ऑफ गोल्ड, उस समय की वाकई में फसल इतनी बढ़िया हो रही थी, लग रहा था किसान सोना उगल रहे हैं, उनके पास हार्वेस्ट कर रहे हैं सोना, क्योंकि फसल बहुत अच्छी है तो पैसा बहुत आ रहा था उन पर। हिज लॉर्ड डज नॉट सी सो मच एज अ विस्प ऑफ स्ट्रो, विस्प ऑफ स्ट्रो का मतलब तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था, एक समझ लो। जमींदारों को कुछ नहीं दे रहे, अब किसान खुद बहुत पैसा कमा रहे थे। हाउ कैन नन द लॉर्ड कीप द आर्म्ड फोर्स ही शुड, अब उस समय के जो लॉर्ड्स थे, उन लोगों के जो जमींदार थे, आर्मी रखते थे, पैसा ही नहीं देगा किसान उनको तो वो कहाँ से रखेंगे। हाउ कैन ही पे द सोल्जर्स, पैसा कैसे देंगे वो अपने सैनिकों को। हु शुड गो बिफोर हिम, अब राजा जब आगे चलता है या ज़मींदार आगे चलता है, जो भी मतलब नेता आगे चलता है, उसके आगे सेना चलती है, तो आगे चलने वाली सेना को देने के लिए पैसा नहीं है और पीछे चलने वाले घोड़सवारों के लिए भी पैसा नहीं था। ही गोज आउट और द हॉर्समैन हु शुड राइड बिहाइंड हिम, जो घोड़सवार उनके पीछे चलते थे और जो सेना पैदल आगे चलती थी, किसी के लिए पैसा था ही नहीं देने के लिए। अब इन द मिडेस्ट इतनी मतलब कहना चाहिए इनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसी बीच इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस और होता है। इसी बीच क्या होता है, द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह जो होता है रूलर, ईरान का रूलर नादिर शाह, सैक्ड मतलब लूटपाट करता है और प्लंडर्ड आक्रमण कर देता है। नहीं, सैक्ड का मतलब होता है आक्रमण करना और प्लंडर्ड का मतलब होता है लूटपाट करना। है इसी बीच नादिर शाह आ जाता है और वो भी आक्रमण करता है। अंदर नॉबल्स नहीं जीने दे रहे, ज़मींदार नहीं जीने दे रहे, पीजेंट्स नहीं जीने दे रहे, और अब बाहर के भी जो हैं वो इन्वेडर्स आ रहे हैं। नादिर शाह आता है, दिल्ली पर अटैक करता है 1739 में, टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ, बहुत सारा पैसा लूट कर ले जाता है। एंड दिस इन्वेशन वॉज फॉलोड बाय, ऐसा नहीं कि केवल नादिर शाह है, उसको फॉलो किया और लोगों ने भी,
और वो कौन, किसके बारे में आपको बताया गया, अफ़गान का एक रूलर था, अब अहमद शाह अब्दाली, नाम याद कर लो, घोट के पी लो, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भी प्लंडरिंग रेड्स की सीरीज़ लगा दी। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद बार बार आता गया, हमारे देश को लूटता गया। 5 बार आया था वो, 1748 से लेकर 1761 के बीच में। अब नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली के बारे में तुमको बताया गया है कि द डेविस्टेशन ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली एकदम तबाह हो गया था आफ्टर नादिर शाह's इन्वेशन, जब नादिर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। एंड वॉज डिस्क्राइब्ड बाय कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स, उस समय के जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने इसे कैसे डिस्क्राइब किया। वन डिस्क्राइब्ड द वेल्थ लूटेड, एक ने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से कितनी वेल्थ लूटी गई थी मुगल ट्रेजरी से उस समय। 60 लाख ऑफ रुपीज़, उस ज़माने के 60 लाख रुपए, आप सोच भी नहीं सकते कितने होंगे। एंड सम 1000 गोल्ड कॉइन्स ले गए थे ये लोग। नियरली 1 करोड़ वेल्थ ऑफ गोल्ड वेयर, गोल्ड का सामान ले गए थे। नियरली 50 करोड़ वेल्थ की ज्वेलरी ले गए थे। एंड मोस्ट ऑफ देम अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड, आप मुकाबला भी नहीं कर सकते दुनिया में, इतना ज़्यादा पैसा हमारे पास था और ये यहाँ से ले गए थे इतना पैसा। एंड अबव इंक्लूडेड द पीकेट थ्रोन, इसके अलावा वो मयूर सिंहासन भी यहाँ से ले गए थे। Another account described the invasions impact upon दिल्ली। अब एक दिल्ली पर इस भाई इन्वेशंस हुए तो उसका एक और इम्पैक्ट क्या पड़ा। Those who had been masters were now in dire straits, जो पहले कभी मालिक हुआ करते थे अब वो बड़ी दर्दनाक स्थिति में आ गए। एंड those who had been rewarded, जो पहले जिनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी, could not even get water to quench their thirst, पानी नहीं मिल रहा अब उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए। हालत दिखा रहे हैं कि उस लूटपाट के बाद क्या हुई। द वेल्दी वर टर्न इनटू बैगर्स, जो बहुत अमीर थे वो भिखारी बन गए। एंड दोज हु वंस सेट द स्टाइल इन क्लोथ्स, जो लोग बड़ी स्टाइल करके क्लोथ्स पहनते थे, वेंट निक्ड, अब वो नंगे हो गए। एंड दोज हु ओन्ड प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वर नाउ होमलेस, अब वो घर भी उनके पास नहीं है। द न्यू सिटी शाहजहानाबाद वॉज टर्न इनटू रबल, एक तरीके से मलबे का एक ढेर बन के रह गई नई शहर शाहजहानाबाद में। अब आप आओगे, लूटपाट करोगे तो तोड़फोड़ मचाओगे तो वो मलबा, मिट्टी, कूड़ा, बस वहाँ पर वही रह गया। देन अटैक्ड, जब नादिर शाह ने अटैक किया, नादिर शाह देन अटैक्ड द, इसके बाद नादिर शाह ने अटैक किया पुराने मोहल्लों पर, सिटीज़ के ओल्ड क्वार्टर्स, मतलब पुराने मोहल्ले। एंड डिस्ट्रॉय कर दिया होल वर्ल्ड, पूरा जो उस समय एग्जिस्ट करता था वहाँ पर, पूरी दुनिया ही दिल्ली की शाहजहानाबाद की पूरी बर्बाद करके रख दी इसने। ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड, अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है मुगलों पर हर तरफ से। एंड द एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड हुआ। इसके अलावा एक और रीज़न आता है, कंपटीशन हो गया अमंगेस्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नॉबल्स में। अब इन्हीं के नॉबल जो गवर्नर बना के इन्होंने बैठाए थे आपस में ही लड़ रहे हैं, 2 ग्रुप बन गए थे। दे वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, और हम बोल सकते हैं फैक्शंस। एक तो ईरानी बन गए, दूसरे तुरानी। तुरानी कौन थे, जो तुर्क मूल के थे, बेसिकली जो तुर्क डिसेंट थे, मतलब तुर्कियों के बच्चे जो आए थे यहाँ पर। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, द लेटर मुगल एम्परर्स वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ ईदर वन ऑफ द ईदर। अब ये लोग जो मुगल थे ये या तो तुरानी के या फिर ईरानियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे, दोनों ग्रुप्स में से, कुछ किसी के हाथ की, कुछ किसी के हाथ की। और वर्स्ट जो इनके साथ हुआ मुगलों के साथ, ये ह्यूमिलेशन, सबसे ज़्यादा अपमानजनक बात ये थी कि व्हेन 2 मुगल एम्परर्स, 2 मुगल राजा, फारूक सियार 1713 से 1719 तक उसने राज किया था, एंड आलमगीर सेकंड जिसने 1754 से 1759 तक राज किया, असैसिनेटेड मतलब इनको मार दिया। सोचो, अपने ही राजा को नॉबल्स ने मार दिया, इन्हीं के नॉबल्स ने मार दिया इन्हें। एंड इसके बाद बात करते हैं 2 और लोगों की बात बताई, अहमद शाह और शाह आलम सेकंड, इनको इन्होंने अंधा कर दिया। हाउ पेनफुल इट इज़, इनके टाइम पीरियड याद कर लेना। With the decline in the authority of the Mughal empires, the governors of large provinces, सूबेदार्स and great जमींदार consolidated their authority in different parts of the subcontinent। अब भाई डिक्लाइन तो हो रहा है मुगल अथॉरिटी का, और जो जमींदार हैं, जो सूबेदार हैं, है ना, ये अपनी पावर को खूब बढ़ाए जा रहे हैं। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, 3 जगहें बताई हैं जहाँ यही जो नॉबल्स, जो आपके गवर्नर वगैरह थे, जमींदार वगैरह थे, ये बन गए थे राजा उन जगहों के। इन्होंने इनकी पावर को ख़त्म कर दिया था। वो जो 3 जगहें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब राजपूतों के बारे में कुछ बताया गया। मैनी राजपूत किंग्स, पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अंबर एंड जोधपुर, बहुत सारे राजपूत राजा, पर्टिकुलरली यहाँ जो हम बात कर रहे हैं अंबर और जोधपुर के राजाओं की बात कर रहे हैं, हैड सर्व्ड अंडर द मुगल्स विद डिस्टिंक्शंस, बहुत अच्छे से इन्होंने मुगलों के अधीन ही इन्होंने काम किया था, सेवा करी राजपूतों ने भी।
इन एक्सचेंज ऐसा क्यों करते थे? बदले में दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर। आपको वतन जागीर उस समय दे दी जाती थी। राजा कहता था इतनी जगह पर तुम राज कर सकते हो, मगर मेरी अथॉरिटी रहेगी, ये तुम्हारी वतन जागीर है। मानो राजा से हार गए, इन्होंने वतन जागीर दे दी, या कोई भी XYZ रीज़न है, तो वो जगहों को वतन जागीर कहते थे। इन द 18th सेंचुरी क्या होता है? दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल। अभी ये जो रूलर्स थे ना, राजपूत रूलर्स, इन्होंने सोचा कि भाई इतनी भी क्यों सुननी राजा की, हम इतने इलाके पे क्यों शासन करें। इन्होंने अपनी एडजेसेंट रीजन जो थे, इनके आसपास के जो इलाके थे, उन्हें भी जीतना शुरू कर दिया और अपने जगहों में मिलाना शुरू कर दिया। एक राजा का नाम दिया है अजीत सिंह, जो रूलर थे जोधपुर के। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अजीत सिंह कहाँ के रूलर थे? जोधपुर के। वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फ्रिक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। अब मुगल कोर्ट में गुटिया राजनीति हो रही थी, लोग गुट बना बना के राजा के खिलाफ ही राजनीति कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ ही लोग हो चुके थे पूरी तरह से। अब इन्होंने भी कहा, अजीत सिंह साहब जो थे जोधपुर के जो राजा थे, ये भी इस राजनीति में शामिल हो गए मुगल कोर्ट में। दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज, ये जो बहुत प्रभावशाली, ये जो राजाओं की जो फैमिलियाँ बनती जा रही थी राजपूतों की, ये क्लेम करते थे सूबेदारी ऑफ रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। इन्होंने कहा कि गुजरात और मालवा जो हैं उसकी सूबेदारी हमें दी जाए। सूबेदारी में एक तरीके से पावर मिल जाती थी आपको टैक्स वगैरह कलेक्ट करने की, और बहुत सारी आपके पास पावर्स आती थी। तो राजपूत फैमिली ने क्लेम किया गुजरात और मालवा की सूबेदारी हमें दी जाए। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात, दे भी दी गई। राजा अजीत सिंह जो जोधपुर के थे, उन्हें गवर्नरशिप मिली गुजरात की, और सवाई राजा जयसिंह को जो अंबर के थे वॉज द गवर्नर बने मालवा के। इंपॉर्टेंट लाइनें याद कर लेना। दीज ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय, इनके जो ऑफिसेज थे, इनके जो काम थे, एक तरीके से रिन्यू किसने करे थे? जहांदर शाह ने, ये भी एक राजा थे, इन 1713 में। दे ऑल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग पोर्शंस ऑफ इम्पीरियल टेरिटरीज नेमिंग देयर वतन्स। अब इन्होंने भी ये कोशिश करी थी, ठीक है, ये सब जो आपको पीछे बता रखे हैं, चाहे वो सवाई राजा जयसिंह हो या जहांदर शाह हों, इन लोगों ने कोशिश करी थी कि एक्सटेंड करें। भाई सब राजा यही करते थे, अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करते थे। तो इन्होंने भी कोशिश करी थी टेरिटरी को एक्सटेंड करने की बाय सीजिंग, कब्जा करके पोर्शंस ऑफ इम्पीरियल टेरिटरीज जो भी उनके आसपास, उनके वतन जागीर के आसपास थी। नागौर वाज कनकर्ड, नागौर को जीत लिया गया था, एनेक्स्ड कर लिया गया था और मिला लिया गया था हाउस ऑफ जोधपुर में। जोधपुर के राजा ने समझो ये किया होगा, उसने कब्जा किया नागौर जगह पर। जोधपुर के राजा ने कब्जा किया नागौर जगह पर। वाइल अंबर, जो अंबर का राजा था, उसने सीज कर लिया था लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी का। सवाई राजा जयसिंह फाउंडेड एक न्यू कैपिटल, उन्होंने बना ली थी अपनी जयपुर को। सवाई राजा जयसिंह ने जयसिंह जयपुर याद कर लो। एंड गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722, और इन सूबेदारी मिल गई थी आगरा की 1722 में। मराठा कैंपियंस इनटू राजस्थान फ्रॉम 1740 पुट सीवियर प्रेशर ऑन द प्रिंसिपैलिटीज़। अब यहाँ इन राजपूतों के ऊपर आ गए भैया मराठा। अब राजपूत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नेबरिंग जगहों को अपने में मिलाया जाए, अपना आधिपत्य बढ़ाया जाए, लेकिन इन रजवाड़ों के पास एक चेक लग गया, एक तरीके से रोक लग गई थी। फर्दर एक्सपेंशन ये कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब आते हैं पिक्चर में हमारे मराठा। ठीक है, अब मराठा आते हैं। मराठा कैंपेन कर रहे हैं, आ रहे हैं राजस्थान की तरफ दौड़ दौड़ के। ठीक है, 1740 की बात चल रही है। साइड में एक पोर्शन दिया हुआ है, मैनी राजपूत रूलर्स आर एक्सेप्टेड द, मतलब क्या लिखा हुआ है ये वर्ड, सुजेरेनिटी, ये छपा हुआ नहीं है, अच्छे से देख लेना अपनी बुक्स में। अब बहुत सारे राजपूत रूलर्स ने एक्सेप्ट तो कर लिया था मुगलों को कि वो उनसे ऊपर हैं, बट मेवाड़, याद रखना, मेवाड़ वॉज द ओनली राजपूत स्टेट था जो जिसने डिफाइड कर दिया था, चुनौती दी थी मुगल अथॉरिटी को। मतलब इन्होंने कह दिया था हम नहीं मानते। बहुत सारे राजपूत मान गए थे मुगलों को, मतलब बहुत राजपूतों के दिमाग में यही था कि हम जीत नहीं सकते इनसे, तो वो मान गए थे। लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था, मेवाड़ एक ऐसे राजपूत थे मेवाड़ के, जिन्होंने मना कर दिया था, चुनौती देते थे खुली इन मुगलों को, मुगल अथॉरिटी को। राणा प्रताप ने क्या कर दिया था, असेंडेड द थ्रोन एट मेवाड़। इन्होंने मेवाड़ के सिंहासन पर ये बैठे थे इन 1572 में, विद उदयपुर एंड लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ अंडर उनके कंट्रोल में आया था। अ सीरीज ऑफ इनवॉइस, बहुत सारे दूत भेजे गए। किसने भेजे होंगे? मुगलों ने भेजे इनके पास, इन्हें परसुएड करने के लिए, नुकसाने के लिए कि भैया हमारी पावर को मान लो अपने सुपीरियर। लेकिन ये कहाँ झुकने वाले थे, इन्होंने मना कर दिया था। ये स्टूड अपने ग्राउंड पर डटे रहे। बेसिकली इन्होंने सुपीरियरिटी मुगलों की मानने से इनकार कर दिया था।
बहुत सारे राजपूत समझाने की प्रयास ये है कि राजपूत जो थे मुगलों को मान गए थे अधीन। इन्होंने जो शादियां भी करानी शुरू कर दी थी राजपूतों के साथ, मुगलों के बच्चों की शादियां भी होने लग गई थी। लेकिन जो हम जिनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात करी हमने, राणा प्रताप जी, ये नहीं माने थे, मेवाड़ के थे। अब हम बात करेंगे सिखों की। सीजनिंग इंडिपेंडेंस, अब यहाँ पर भी सीजिंग इंडिपेंडेंट, इन्होंने भी आज़ादी हासिल करनी थी। आज़ादी हासिल किससे कर रहे हैं, नहीं एक पेज रह गया, इसे लास्ट में मैंने दे दिया है, ज़रा वहाँ पे वापस चलते हैं, एक पेज छूट गया था हमारा। मैनी राजपूत चीफ्टन्स बिल्ट अ नंबर ऑफ फोर्ट्स, बहुत सारे राजपूत सरदार जो ने उन्होंने क्या किया, फोर्ट्स बनाए थे हिल टॉप्स पर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, विच बिकेम द सेंटर ऑफ पावर, जो सेंटर बन गए थे इनकी पावर का। किसके पावर का, राजपूतों की पावर का। विथ एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन हुआ, बहुत भव्य रूप से बड़े बड़े वहाँ पे किले बनाए गए, मैजेस्टिक स्ट्रक्चर्स, मतलब आप देखो तो मज़ा आ जाए, इतने बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर्स वहाँ बनाए गए। हाउस्ड अर्बन सेंटर्स वहाँ बनाए गए, पैलेसेस मतलब महल बनाए गए, टेम्पल्स बनाए गए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, ट्रेडिंग सेंटर व्यापार के केंद्र बनाए गए, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए एंड अदर बिल्डिंग्स वहाँ बनाए गई। द चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है कंटेन्ड मेनी वाटर बॉडीज़, उसमें बहुत सारी वाटर बॉडीज़ थी। अब वेरिंग फ्रॉम तालाब, वहाँ पे पॉन्ड्स बनाए गए, वहाँ पे कुंडलीज मतलब वेल्स, कुएँ बनाए गए, और बाउलीज जो स्टेप वेल्स होते थे, जीना उतर के जाओ और नीचे कुआं हो, ये भी बनाए गए। राजा जयसिंह ऑफ जोधपुर के बारे में कुछ लिखा गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। आ डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जयसिंह इन अ पर्शियन अकाउंट में लिखा गया, पारसी भाषा में लिखा गया होगा 1732 में, कि राजा जयसिंह वॉज एट द हाइट ऑफ हिस पावर, इस समय इनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, टॉप पे थी। ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 ईयर्स, राजा जयसिंह 12 साल के लिए गवर्नर रहे थे आगरा के, फॉर 12 years, and of Malwa for 5 or 6 years, मालवा के 5 से 6 साल वो गवर्नर रहे थे। ही पोजेस्ड अ लार्ज आर्मी, अब राजा जय सिंह के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, आर्टिलरी थी मतलब तोपखाने थे, और ग्रेट वेल्थ थी, बहुत ज़्यादा पैसा था। हिज सीवे यानी कि उनका जो प्रभाव था एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली, उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर आप समझ लो नर्मदा नदी के किनारे तक फैला हुआ था। अब साइड पॉइंट देख लो, जंतर मंतर की तस्वीर देख लो, ये आ सकती है। इसके बाद आ जाओ नीचे, सवाई जय सिंह द रूलर ऑफ अंबर, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, 1 ईच इन, मतलब 5 बनाई थी, दिल्ली में, जयपुर में, एक उज्जैन में, एक मथुरा में और एक वाराणसी में। इस तरह से 5 शहरों में 5 बनी। कॉमनली इनको जंतर मंतर बोला जाता है। और दीज ऑब्जर्वेटरीज हैड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं जो हेवनली बॉडीज़ को स्टडी करने के काम आते हैं। अब आ जाओ सिखों वाले पेज पर। द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिख इनटू पॉलिटिकल कम्युनिटी, अब जो सिखों की ऑर्गेनाइजेशन थी उसका भी राजनीतिक समूह बनने लग गए थे, मतलब सिख लोग भी जो थे अब वो भी पावर में आना चाहते थे, उनके ग्रुप्स भी बन गए थे। कब बने थे, इंडा 17th सेंचुरी में। और इस चीज़ ने हेल्प करी थी इन द रीजनल स्टेट बिल्डिंग में पंजाब के, मतलब पंजाब आप जानते हो सिखों का है, आज भी सिख वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। सेवरल बैटल्स वर फॉट, बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे बाय गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स, क्योंकि राजपूत उस समय छा रहे थे, मुगल रूलर्स छा रहे थे, उनके खिलाफ इन लोगों ने खूब युद्ध लड़े थे। अब युद्ध लड़े थे बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा, जो कि बना था 1699 में। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना करी थी 1699 में। इसके पहले इसके बाद दोनों तरफ मुगलों से राजपूतों से बड़े युद्ध चलते रहे इनके। आफ्टर हिज डेथ इन 1708, जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो खालसा रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट। ऐसा नहीं कि खालसा ने रिवॉल्ट नहीं किया, खालसा इन्होंने जो इंस्टीट्यूशन बनाया था, यहाँ पर खूब सारे सरदार थे जो विद्रोह करते थे, और ये समझ लो ये ग्रुप ने ऐसा है कि नया लीडर हो गया बस बंदा बहादुर, उनकी लीडरशिप में जो थे, बंदा बहादुर जी की लीडरशिप में ये जो थे अब युद्ध लड़ते रहे। डिक्लेयर देयर सॉवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स, इन्होंने कहा कि भैया हम हमारे कॉइन हमारे गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर स्टैब्लिश करते हैं, हम मुगलों के कॉइन को नहीं मानते। जैसे हर देश की एक अपनी करेंसी होती है और देश के बाहर वो नहीं मानी जाती, इन्होंने कहा हमारे इलाके में हमारी करेंसी चलेगी, नहीं मानते हम मुगलों की करेंसी को। इन्होंने अपनी कॉइन्स को स्टैब्लिश कर लिया, देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने स्थापित किया बिटवीन द सतलुज एंड जमुना नदी के बीच में। बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715, बंदा बहादुर जी को पकड़ लिया गया 1715 में और एग्जीक्यूटेड, उन्हें मार दिया गया 1716 के बीच में।
मतलब 1716 में। अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स, अब बहुत सारे काबिल लीडर्स थे इन द 18th सेंचुरी, द सिख ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जत्थास। सिखों ने भी क्योंकि लड़ाई लड़नी है तो बहुत बड़े ग्रुप बनेंगे, उनके लीडर भी होंगे, इन्होंने अपने जत्थे बनाने शुरू किए। जैसे कि आप क्लास में 5 बच्चों का एक जत्था बन गया, 5 बच्चों का एक जत्था बन गया, 5 बच्चों का एक जत्था बन गया, इस तरीके से जत्थे बने और बाद में मिसल्स जो थे वो भी ग्रुप ही थे, वो बने। देयर कंबाइंड फोर्सेस, जत्थे और मिसल्स के जो कंबाइंड ग्रुप थे मिलाकर उनको कहा गया ग्रैंड आर्मी इनकी, और जो सरदारों की ये ग्रैंड आर्मी थी, ये दल खालसा के नाम से प्रचलित हुई। द एंटायर बॉडी, मतलब पूरा जो दल खालसा था, यूज टू मीट, ये लोग मिला करते थे, चाहे आप जत्थे की बात करें चाहे मिसल की बात करें, टोटल मिला के दल खालसा बोलते हैं इन्हें। और ये लोग मिलते थे अमृतसर में एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली पे, टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस, मतलब इकट्ठा मिलकर ये डिसीजंस लिया करते थे। इन डिसीजंस को बोला जाता था रिसोल्यूशंस ऑफ द गुरु, मतलब गुरु के जो प्रस्ताव हैं, ये गुरुमत्ता हैं, मतलब हम जो कह रहे हैं, हम सब मिलकर, वो कौन कह रहा है, हमारे गुरु हमें तरीके से प्रस्ताव दे रहे हैं ये कि ऐसा कर लो। द सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस, अब यहीं पर राखी का सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। ऑफरिंग प्रोटेक्शन और टू कल्टिवेशन ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20%, इन्होंने किसानों से कहा कि आप हमें 20% आप जो पैदा कर रहे हो उसका हमें दे दीजिए, और इसके बदले हम आपकी रक्षा करेंगे। किससे करेंगे? मुगलों से, राजपूतों से। गुरु गोविंद सिंह हैज़ इंस्पायर्ड द खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को खूब प्रेरित कहा विद द बिलीफ, उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल, राज करेगा खालसा। गुरु गोविंद सिंह कहते थे क्यों राज करें मुगल हम पे, क्यों राज करें हम पर कोई और, क्यों राजपूत हम पे राज करेगा खालसा, मतलब हम लोग जो हैं हम अपने ऊपर खुद राज करेंगे, कोई और हम पे क्यों राज करे। दे आर वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन, अब वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, बहुत अच्छे से सहयोग करते थे। इनेबल्ड डैम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेसिस्टेंस टू मुगल गवर्नर्स, अब इसकी वजह से क्योंकि ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, वेल नेट थी, आपस में एक दूसरे को बहुत हेल्प करते थे, मुगल गवर्नर्स को इन्होंने खूब रेसिस्टेंस किया, सक्सेसफुल रेसिस्टेंस हुआ, मतलब सक्सेसफुली उनका विरोध ये लोग कर पाए थे। गवर्नर्स फर्स्ट एंड देन टू अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने मुगल गवर्नर्स को भी विरोध किया और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। अब अब्दाली से इनकी क्या दुश्मनी थी? अब्दाली ने क्या किया था, हु हैज सीज्ड द रिच प्रोविंस ऑफ पंजाब, पंजाब की बहुत समृद्ध जगह जहाँ बहुत अच्छी खेती वेती हो रही है उस पर कब्जा किया था, मुगलों से ले ली थी इसने, ठीक है, इसने मुगलों से ले ली थी। तो ऑब्वियसली बात है, आप पंजाब का इलाका लोगे तो सरदार तो आपको कुटेंगे ही, तो इन्होंने कुटा, ठीक है, यही चल रहा है। अब क्या होता है, अब सीज्ड द पंजाब प्रोविंस एंड सरकार ऑफ सिरहिंद फ्रॉम मुगल्स, इन्होंने सरकार ऑफ सिरहिंद जगह भी होगी वो भी ले ली थी। तो जो भी है ये पंजाब की जगहों को छीनने के लिए इन्होंने इनसे लड़ाई करी। द खालसा डिक्लेयर्ड देयर सॉवरेन रूल, खालसा ने कहा कि हमारा रूल हम खुद चलाएंगे बाय स्ट्राइकिंग ऑन देयर ओन कॉइन्स। 1765 में इन्होंने अपने कॉइन चलाए। सिग्निफिकेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, दिस कॉइन बोर, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉइन पर क्या चीज़ लिखी हुई थी, इंस्क्रिप्शंस थे जो ऑर्डर इशू हुए थे खालसा के बंदा बहादुर जी के टाइम के, वही चीज़ें उस पर लिखी हुई थी। द सिख टेरिटरीज जो थी इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंड, मतलब एक्सटेंड हुई, मतलब इनका फैलाव हुआ फ्रॉम द इंडस नदी से लेकर जमुना के बीच तक, और बट दे वर डिवाइडेड डिफरेंट रूलर्स। अब क्या हुआ, सिख जो थे बड़े सारे ग्रुप तो खड़े हो गए मुगलों के खिलाफ, लेकिन फैले हुए थे, इंडस से लेकर जमुना के बीच में बहुत जगह डिवाइडेड रूलर्स आ गए और ये सब चल रहा था। लेकिन इन्हें भी किसी ने कलेक्ट किया, किसने किया, महाराजा रंजीत सिंह ने, इन्हें रीयूनाइट किया, इन ग्रुप्स को, सिखों के ग्रुप्स को रीयूनाइट किसने किया था, महाराजा रंजीत सिंह जी ने किया था। एंड इस्टेब्लिश की कैपिटल अपनी लाहौर में 1799 में। द मराठास के बारे में पढ़े, द मराठास किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम। अब मराठा भी एक रीजन पर, एक जगह पर राज्य करते थे, टू अ राइज आउट, ये उत्पन्न हुए थे ऑफ अ सस्टेन्ड अपोजिशन टू मुगल रूल। अब इन्होंने भी यही किया लगातार, ये भी मराठा भी किसका विरोध कर रहे हैं, मुगलों का। तुम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हो कि मुगलों का सब जो विरोध करने लगे तभी तो मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मराठाओं में इंपॉर्टेंट नाम आता है शिवाजी का, जिनका टाइम पीरियड था 1627 से 1680। कार्व्ड आउट, इन्होंने क्या किया, कार्व्ड आउट किया, एक तरीके से स्थापना करी एक सुटेबल किंगडम की, एक बहुत बढ़िया एक स्टेबल किंगडम की, मतलब स्टेबल जो बना रहे, एक ऐसा राज्य उन्होंने बनाया जो बना रहा विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज थी। अब शिवाजी के सपोर्ट में कौन थी, देशमुख फैमिलीज। देशमुख फैमिलीज कौन थी, वॉरियर फैमिलीज, जहाँ पर योद्धा थे,
जैसे युद्ध लड़ने वाले लोग जो होते हैं वो वॉरियर्स होते हैं ना, उनके परिवार भी होते होंगे, तो वो लोग सारे बहुत बहादुर होते हैं, तो इनको सपोर्ट करते थे वो। अब इन्होंने बैकबोन प्रोवाइड कर दी थी मराठा आर्मी को। शिवाजी यूज़ करते थे इन फोर्सेस को टू चैलेंज द मुगल्स, है ना। और कौन सी जगह पे? इन द पेनिनसुला, जो नीचे की तरफ 3 टाइप पानी से घिरा हुआ है। आफ्टर शिवाजी डेथ, जब शिवाजी की डेथ हो जाती है तो इफेक्टिव पावर ऑफ मराठा स्टेट वॉज विल्डेड बाय। अब इन इफेक्टिव पावर किसके हाथ में आ जाती है? शिवाजी मर गए, शिवाजी के बाद इफेक्टिव पावर आ जाती है, एक चित्पावन ब्राह्मणों की फैमिली होती है, चित्पावन ब्राह्मणों की फैमिली होती है, उनके हाथ में आ जाती है। और वो लोग कैसे इस पावर को संभालते हैं? जो शिवाजी के सक्सेसर्स होते हैं, शिवाजी के जो बेटे होते हैं या उनके और जो बच्चे होते हैं, उनके ये मंत्री बन जाती है ये फैमिली। मतलब इन लोगों की फैमिली से सब मंत्री बनते जा रहे हैं, पेशवा बनते जा रहे हैं। अब पेशवा जो प्रैक्टिकली तो पेशवाओं के हाथ में बहुत पावर होती है मंत्रियों के हाथ में, तो प्रैक्टिकल पावर इन लोगों के हाथ में आई। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। इंपॉर्टेंट लाइन है, मराठा किंगडम की कैपिटल क्या बनी थी? पूना। साइड वाला पॉइंट भी देखते चलते हैं आप। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी अ पावरफुल स्टेटेड इमर्जिंग। अब 17वीं शताब्दी के अंत में आते आते एक बहुत ही पावरफुल स्टेट जो था वो इमर्ज होना शुरू हुआ, उसका उदय हुआ दक्कन वाली जगह पर अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। शिवाजी जो थे विच फैमिली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मराठा स्टेट। शिवाजी की फैमिली एस्टेब्लिश कर रही थी मराठा स्टेट को। शिवाजी बोर्न हुए थे शाहजी के घर में और जीजाबाई के घर में। शाहजी पिता होंगे, जीजाबाई माता जी थी। एट शिवनेरी इन 1630 में, जगह का नाम है। अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर, माता जी ने बहुत गाइड किया। और इनके जो गार्जियन थे कोंडदेव, नाम याद कर लो, दादा कोंडदेव इनके गार्जियन थे। तो शिवाजी को खूब गाइडेंस मिलती रहती थी क्या कैसे करना है। शिवाजी इम्बार्क्ड ऑन अ करियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट एट अ यंग एज। शिवाजी तो बहुत ही कम उम्र में ही विजय पथ पर बढ़ गए, जीतने लग गए जगह जगह। और द ऑक्यूपेशन उन्होंने किया, जो कब्जा किया कौन सी जगह पे? जवाली पर। मेड हिम द अनडिस्ट्रीब्यूटेड लीडर। कोई इसमें झगड़ा नहीं था कि शिवाजी को लीडर बना दिया जाए, क्योंकि इतनी बढ़िया जगह इन्होंने जीत ली। तो जावली की जब इन्होंने ऑक्यूपेशन किया, जावली पर जब इन्होंने कब्जा किया तो कोई डिस्प्यूट नहीं था ये बनेगा या वो बनेगा, इन्हें बना दिया गया लीडर ऑफ मालवा हिंडरलैंड्स विच पेव्ड द वे। अब इस तरीके से शिवाजी को एक्सपेंड करने का एक और रास्ता मिल गया अपने इलाकों को। हिज एक्सप्लॉइट अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ बीजापुर, उनके जो कारनामे थे वो फैलने लग गए थे। एंड मुगल्स मेड हिम द लेजेंडरी फिगर। अब यहाँ पर मुगलों के खिलाफ या बीजापुर में जो इन्होंने किया, ये कारनामे जो थे इन्हें एकदम लीडर बना देते। अब कोई कर रहा है बहुत कुछ तो तुम उसको लीडर मानने लग जाओगे। ही ऑफन रिस्टोर्टेड, वो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। रिस्टोर्टेड मतलब प्रयोग करते थे। गोरिल्ला वॉरफेयर, गोरिल्ला एक तरीका है लड़ने का, बड़ा छुपके इसमें युद्ध किया जाता है, बड़ा खतरनाक ये तरीका है। अगेंस्ट हिज ओपोनेंट, अपने विरोधियों के खिलाफ। बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, अब बहुत बढ़िया बहुत एफिशिएंट इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। सपोर्टेड बाय रेवेन्यू कलेक्टेड मैथड। अब ये जो रेवेन्यू कलेक्टेड मैथड थे 2 थे इनके। चौथा स्वदेशमुखी। अब इसकी वजह से जो है पूरा स्ट्रॉन्ग ये मराठा स्टेट बना पाए, क्योंकि पैसा तो इन्हें मिल रहा है, स्टेट बनाने के लिए पैसा चाहिए। अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप करते हैं बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को। और जो इनके देयर सक्सेस ले बाय बाईपासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज। अब इनकी सक्सेस क्यों हो रही थी? मराठाओं की बड़े स्मार्ट थे। फोर्टिफाइड एरियाज जो किले थे ना उनके मुगलों के, वहाँ से तो बाईपास करके निकल जाते थे, वहाँ पे तो आक्रमण ही नहीं करते थे। सो जानते थे किलों पे आक्रमण करना बेकार है। ये करते थे बाय रेडिंग सिटीज़, ये नगर जो वहाँ के शहर थे मुगलों के, वहाँ पर आक्रमण कर देते थे। एंड एंगेज करते थे मुगल आर्मी को उन एरियाज़ में। अब मुगल आर्मी वहाँ उन एरियाज़ में बिजी हो जाती थी। वर्ड देयर सप्लाई लाइन्स जो होते थे, जहाँ उनका सामान आता था या री आए, मतलब सेना आती जाए, कुड भी इजीली हम डिस्ट्रप्ट कर सकते थे उन जगहों पर, ये आक्रमण कर देते थे। बिटवीन 1720 से 1761 में द मराठा एम्पायर एक्सटेंडेड। अब मराठा एम्पायर भी बहुत फैलाव आ गया, एक ग्रेजुअली चिप्ड अवे। इसने बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्षति पहुँचाई। किसको क्षति पहुँचा रहे हैं ये? मुगल एम्पायर को, पूरी अथॉरिटी को मुगल एम्पायर की। मालवा इन गुजरात वर सीज्ड, मालवा और गुजरात इन दोनों जगहों को इन्होंने कब्जे में ले लिया। फ्रॉम किससे कब्जे में लिया था? मुगल्स से। कब लिया था? बाय द 1720s। बाय द 1730s द मराठा किंग वॉज रिकग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द इंटायर डेक्कन पेनिनसुला। अब पूरा नीचे का जो इलाका है डेक्कन पेनिनसुला का, दक्कन पेनिनसुला का आप कह सकते हो, इसके मालिक बन गए थे मराठा किंग। ठीक है, अब वो अपने कब्जे में ले लिया। ही पोजेस्ड द राइट टू लिव ए चौथ एंड स्वदेशमुखी इन द इंटायर रीजन। अब इस पूरे इंटायर रीजन पे ये 2 टैक्स ले सकते थे, एक तो चौथ था, एक स्वदेशमुखी था।
आफ्टर रेडिंग दिल्ली, दिल्ली पर जब इन्होंने धावा बोला 1737 में, किसने बोला? मराठाओं ने। द फ्रंटियर्स, जो सीमाएं थी मराठाओं की डोमिनेशन, ये एक्सपेंड हो गई रैपिडली, लगातार ये एक्सपेंड फैलाव होता चला गया। ये भी धावा बोल रहे हैं जगह जगह, इनकी सीमाएं भी फैल रही हैं। इनटू राजस्थान इन्होंने धावा बोला, फिर पंजाब में, नॉर्थ साइड में, इन बंगाल में, फिर उड़ीसा में, इन ईस्ट साइड में, और कर्नाटका में, एंड तमिल में, इन तेलुगु में, जो साउथ साइड की जगह है। इन सारी जगहों पर मराठा जो थे अब अपने धावे बोल रहे हैं और अपना कब्जा कर रहे हैं। दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर। ऐसा नहीं था कि जब इन्होंने धावा बोला तो फॉर्मली ये जगहें मराठाओं के किंग मतलब हाथ में आ गई, ऐसा नहीं हुआ। बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट, लेकिन क्योंकि आप जीत रहे हो तो वहाँ के लोग आपको ट्रिब्यूट देते थे, आपको कुछ पैसा देना, कुछ टैक्स देना, कुछ भी देना, इस तरह से द वे ऑफ एक्सेप्टिंग, ये तरीका था एक तरीके से कि आप मराठाओं की सॉवरेनिटी को मानते हो। वहाँ के लोग इन्हें इसीलिए ट्रिब्यूट दे रहे थे क्योंकि मराठा जीत रहे थे जगह जगह। तो क्लियर कट तो नहीं था कि मराठा वहाँ के राजा बने, बट मराठाओं को यहाँ से भी पैसा मिलने लगा। एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज। अब क्योंकि ये एक्सपेंशन किए जा रहे हैं तो वहाँ के जगहों के रिसोर्सेज भी इन्हें मिलते चले जा रहे हैं मराठाओं को, ठीक है। बट इट केम एट अ प्राइस, लेकिन इसे इनकी कीमत चुकानी पड़ी। क्या? दीज मिलिट्री कैंपियंस ऑल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टूवर्ड्स द मराठास। जो दूसरे रूलर्स थे वो इनके खिलाफ होते चले गए थे, क्योंकि आप जा रहे हो उनकी जगहों पर कब्जा कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे खिलाफ ही होंगे। एज अ रिजल्ट ये हुआ कि दे वर नॉट इंक्लाइंड टू सपोर्ट द मराठास। जब पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, थर्ड वाला 1761 में, तो कोई इनका साथ नहीं देता मराठाओं का। साथ ही साथ एंडलेस मिलिट्री कैंपेन्स मराठा चलाते रहे। द मराठास ने डेवलप कर लिया था बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वंस कॉन्क्वेस्ट एक बार जीते थे और फिर कंप्लीट कर लेते थे पूरा मराठा रूल, उस जगह पर सिक्योर कर लेते थे। रेवेन्यू की फिर उस जगह से डिमांड करते थे और ग्रेजुअली वहाँ पर ये डिमांड इंट्रोड्यूस हुई कि भाई ये जगहें हमने जीत लिया, अब हमें यहाँ से रेवेन्यू दो। टेकिंग लोकल कंडीशन इनटू अकाउंट, देखते थे भाई कितना कहाँ से लेना चाहिए, उस जगह को भी ये देखते थे। और दिस अलाउड मराठा चीफ्स, इस तरह से मराठा के जो सरदार थे, लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर, ये मराठाओं के सरदार हैं सारे। द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज, अब इनके पास पैसा आने लगा तो इन्होंने बहुत पावरफुल आर्मीज भी बना ली थी। मराठा कैंपियंस इनटू मालवा इन 1720s डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ द सिटीज़। मतलब 1720 की बात ये बता रहे हैं कि मराठा कैंपियंस कर रहे हैं, सैन्य अभियान कर रहे हैं, जाके आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन लोकल ग्रोथ या प्रोस्पैरिटी को कुछ हार्म नहीं पहुंचाते थे। उज्जैन एक्सपेंड होता है अंडर द सिंधियास प्रोटेनेज में, उनके संरक्षण में, एंड इंदौर अंडर द होकर बाय ऑल अकाउंट्स। दीज सिटीज़ वर लार्ज, ये बहुत बड़े बड़े शहर थे और बहुत ही प्रोस्पैरस थे, एंड फंक्शनड एज इंपॉर्टेंट कमर्शियल और कल्चरल सेंटर्स थे। अब ये मराठाओं के हाथ में आ रही हैं जगहें, देखो न्यू ट्रेड रूट इमर्ज होने लग गए, नए नए व्यापार की जो रास्ते हैं वो बनने लग गए, एरियाज़ कंट्रोल आ गया, ये सब इन एरियाज़ का कंट्रोल आया मराठाओं के हाथ में। द सिल्क जो कि प्रोड्यूस होती थी चंदेरी रीजन में, चंदेरी जगह में, चंदेरी की सिल्क बहुत फेमस है आज भी। फाउंड अ न्यू आउटलेट एट पूना, पूना जगह पर जाके इनकी चंदेरी बिकने लग गई थी। द मराठा कैपिटल है पूना, याद कर लो, मराठा कैपिटल है पूना। अब बुरहानपुर विच हैड अर्लियर, बुरहानपुर पहले जो था पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत, नाउ एक्सपेंडेड इट्स हिंडरलैंड टू इंक्लूड पूना, नागपुर एंड साउथ, लखनऊ, इलाहाबाद, इन सारी जगहों पर जो है इनका सामान जो है बिक रहा था, ये सब जगह फैला हुआ गया। साइड के पॉइंट देखो इसी पेज के। बाजीराव I also know, बाजीराव वन ऑल्सो नोन एज बाजीराव बल्लाम, इनको बाजीराव बल्लाम भी बोला जाता है। ये सन थे एक पेशवा के, अब पेशवा का नाम था बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ही वॉज अ ग्रेट मराठा जनरल थे, मराठाओं के सेनापति थे। हु इज़ क्रेडिटेड, जिन्हें श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने बहुत एक्सपेंड कर दिया था मराठा किंगडम को, बियॉन्ड द विंध्यास तक फैला दिया था इन्होंने। एंड इन्हें जाना जाता है मिलिट्री कैंपियंस के लिए, बहुत सैन्य अभियान ये करते थे अगेंस्ट मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात एंड पुर्तगालियों के खिलाफ भी इन्होंने युद्ध लड़े हैं। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर। चौथ जो कि 25% है ऑफ द लैंड रेवेन्यू का, जो कि क्लेम किया जाता था जमींदारों के द्वारा। जमींदार जो लैंड रेवेन्यू लेते थे किसानों से, उसका 25% इन्हें दिया जाता था मराठाओं को चौथ के रूप में। एंड इन डेक्कन दिस वॉज कलेक्टेड बाय मराठास, डेक्कन में ये मराठाओं के द्वारा जो है वो लिया जाता था। 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार, नहीं डायरेक्ट जमींदार जो है 25% ले लेता था। और अगर दक्कन की बात करो तो 25% मराठा लेते थे। सुरदेशमुखी की बात करो तो 9 से 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड होता था टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर को दक्कन में।
अब लास्ट पेज पे आ जाते हैं, हम जाटों की बात करते हैं। लाइक द अदर स्टेट्स द जाट कंसोलिडेट करते थे अपनी पावर को ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी में अंडर देयर लीडर्स चूनामन। अब जाटों के लीडर हैं चूनामन, इनका नाम याद कर लो। दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड ज्योति टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के वेस्ट साइड में जो जगहें हैं ना, याद कर लो, वहाँ जाटों ने कंट्रोल करना शुरू किया। बाय 1680s दे हैड बिगिन डोमिनेटिंग द रीजन। इन्होंने अधिकार करना शुरू किया था किन जगहों पर? दो इंपीरियल सिटीज़, दिल्ली और आगरा के बीच की जो जगहें थी ना, वहाँ पर जाटों ने अपना अधिकार किया। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए दे बिकेम द वर्चुअल कस्टोडियंस बन गए थे, मतलब उस जगह के अभिरक्षक बन गए थे उन जगहों के, कि हम रक्षा करेंगे मुगलों से तुम्हारी। उस जगह को इन्होंने कंट्रोल किया। द जाट्स वर प्रॉस्पर्स एग्रीकल्चरिस्ट। जाट जो थे खेती बहुत करते थे, बहुत प्रॉस्पर थे, बहुत समृद्ध थे। एंड टाउन्स लाइक पानीपत, बल्लभगढ़ बिकेम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए थे इन द एरिया, जो कि डोमिनेटेड था बाय देम, इन लोगों के द्वारा, जाटों के द्वारा। अंडर सूरजमल, अब इंपॉर्टेंट नाम याद करो, सूरजमल, द किंगडम ऑफ भरतपुर जो था इमर्ज हुआ था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में। व्हेन नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था 1739 में, तो बहुत सारे सिटीज़ के जो लोग थे दिल्ली के, वो यहाँ पर आए, वो रिफ्यूजी के तरह, और इन्होंने इन्हें शरण दी। द सन जवाहिर शाह, जवाहर शाह कौन था? जवाहिर शाह था नादिर शाह का बेटा। अब जवाहिर शाह जो नादिर शाह का बेटा था, उसने क्या किया था? हैड 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन। 30,000 तो उसके अपने सैनिक थे, उसने हायर किए 20,000 मराठाओं के सैनिक, 15,000 सिखों के ट्रूप्स मुगलों से लड़ने के लिए। ठीक है। वाइल द भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ड इन फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाया गया था। एट डिग जगह है, जब जाटों ने भी बिल्ड किया, बहुत इलाबोरेट गार्डन, एक पैलेस जो कंबाइन करता है स्टाइल अंबर का और आगरा का। इट्स बिल्डिंग वॉज मॉडल्ड, एक ऐसे मॉडल की तरह बिल्डिंग बनाई गई, अन आर्किटेक्चरल फॉर्म फर्स्ट जो कि एसोसिएट होती है रॉयल्टी, बिल्कुल ऐसी थी जैसे शाहजहाँ बनवाते थे। लास्ट पॉइंट आता है, द पावर ऑफ द जाट्स रीच, पहुंच गई थी। अब जाटों की पावर भी जिंद पर थी, अपनी पराकाष्ठा पर थी, अपनी टॉप पर थी, अंडर सूरजमल, हु कंसोलिडेटेड द जाट स्टेट एट भरतपुर, जिन्होंने जाटों के, मतलब एक तरीके से जाट ने कंसोलिडेट कर ली थी अपनी पावर भरतपुर में, इन प्रेजेंट डे राजस्थान ये जगह, ड्यूरिंग 1756 से लेकर 1763 के बीच में। जाट बहुत पावरफुल थे यहाँ। द एरियाज अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ सूरजमल, पूरे सूरजमल के हाथ में पॉलिटिकल कंट्रोल में आ गया था एरिया। ब्रॉडली इंक्लूडेड पार्ट ऑफ मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान, साउथर्न हरियाणा का पार्ट ले लो, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ले लो, दिल्ली, सूरजमल के हाथ में सारी जगहें थी। सूरजमल ने बिल्ड किया वहाँ पर नंबर ऑफ फोर्ट्स, बहुत सारे किले बनवाए, महल बनवाए, और फेमस जो लोहागढ़ फार्म आप जहाँ जाते हो, लोहागढ़ किला फोर्ट, वो भी उन्होंने बनाया था भरतपुर में। इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट बिल्ट इन दिस रीजन। इस रीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग ये फोर्ट था। अब ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ पर फिनिश। आई होप चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया। थैंक